नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 38 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की किसी प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह के ज्योतिषीय उपाय को आप जानना चाहते हैं, या कोई भी प्रश्न जो कि हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित आपके मन में उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को वहां पर दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के नेक्स्ट एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। अपने कमेंट को देने के बाद में थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 कार्यक्रम के बाद में आपके सवाल के आने की संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत से लोगों ने जो कमेंट दिए रहते हैं उनको सिलेक्ट करके रखा जाता है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये अनीता चौधरी जी का है। इन्होंने पूछा है कि सर, सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य एंड बुध दोनों 11th हाउस में हों तो क्या ये योग बना है? ये इन्होंने कमेंट किया है अखंड धन योग वाले शॉर्ट वीडियो में। तो अखंड धन योग क्या बताया था मैंने कि लग्नेश 11वें भाव में हो, धनेश धन भाव में हो, और लाभेश का जो संबंध है वो धन भाव से बन जाए। तो जो इन्होंने पूछा है कि सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य और बुध दोनों 11th हाउस में हैं तो क्या ये योग बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। सिंह लग्न की कुंडली में यदि बुधादित्य योग किसी अच्छे भाव में बन जाए तो वो ऑलरेडी महाधनी योग है, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली में बुध जो होते हैं वो लाभेश और धनेश होते हैं, तो मूल्य कारक ग्रह के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि वो दो मूल्य के भावों के स्वामी हैं, वो मूल्य प्रदान कर रहे हैं। अब जब लग्नेश का मूल्य भाव के स्वामी के साथ में संबंध बनेगा और लाभ स्थान में बनेगा तो कहीं ना कहीं महाधनी योग या अखंड धन योग के नाम से ही जाना जाएगा। तो धन के दृष्टिकोण से ये योग बहुत श्रेष्ठ है। एक चीज नहीं बोली, दिमाग से निकल गई, कि यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये ज्योतिष ज्ञान नाम से आईडी है। इन्होंने लिखा है कि सर, मिथुन राशि में 4th हाउस में मंगल शुक्र और गुरु की युति का फल बताएं। चतुर्थ भाव में मिथुन राशि मतलब मीन लग्न की जन्म कुंडली होगी 12, 1, 2, 3, तब चतुर्थ भाव में मिथुन राशि आएगी। अब यहाँ आकर के मंगल और शुक्र और गुरु की युति है, तो अच्छा माना जाएगा इसको कि लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना, केंद्राधिपति दोष लग्नेश को नहीं लगता है, तो लग्नेश चतुर्थस्थ हैं, सुख की वृद्धि करेंगे। धनेश और भाग्येश होकर के मंगल चतुर्थ भाव में बैठे तो भूमि भवन और वाहन के सुख को दिलाने वाले माने जाएंगे। अब अष्टमपति शुक्र जाकर के बैठे जरूर हैं चतुर्थ भाव में, तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, लेकिन गुरु की स्थिति वहां पर उसको भी बैलेंस कर लेगी, तो सामान्य सा थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने में मिलेगा। बाकी ओवरऑल ये सभी प्रकार का सुख प्रदान कराने वाले मंगल के चतुर्थ में होने के चलते, वैसे तो वो भाग्यपति है परंतु उनका नैसर्गिक स्वभाव है, तो कुछ हद तक ग्रह कलह की स्थिति विवाह उपरांत बन सकती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चिंता का विषय आपकी कुंडली में मुझे नहीं दिखता। बस अब मंगल शुक्र और गुरु की स्थिति को नवमांश में एक बार और देखना होगा, नहीं तो ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन 4th हाउस में होना बहुत अच्छा माना जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंगल को दशम में दिग्बल मिलता है, चतुर्थ में दिग्बल से सर्वथा विहीन होते हैं, परंतु योग कारक धनेश का चतुर्थ में जाना, भाग्येश का चतुर्थ में जाना अच्छा माना जाएगा, और भाग्य के दृष्टिकोण से ये चीज को मैं अच्छा समझ रहा हूं, तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन बढ़िया ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये अनमोल तिवारी जी का है। इन्होंने लिखा है कि तुला लग्न में 7th हाउस में शनि 18 डिग्री पर है, मंगल 3 डिग्री पर है और गुरु 16 डिग्री की युति है, ये किस प्रकार का फल देगी और शनि कैसा फल देंगे? तुला लग्न की जन्म कुंडली के 7वें भाव में मेष राशि आएगी, जहां पर शनि नीच राशि में बैठे हुए हैं। सबसे पहली चीज तो ये हो गई, परंतु आपने बताया कि शनि 18 डिग्री पर है, तो 18 डिग्री में मेष राशि में शनि आ जाएंगे भरणी नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव में कमी तो देखने में मिलेगी। मंगल 3 डिग्री के वहीं बैठे हुए हैं, तो 18 - 3 15, मतलब कि शनि और मंगल के बीच में 15 डिग्री का अंतर है। शनि का नीचत्व भंग होगा मंगल के वहां होने के चलते, तो एक चीज ये भी ठीक है। गुरु षष्ठपति होकर के 16 डिग्री के साथ में बैठे हुए हैं, ये युति किस प्रकार का फल देगी और शनि कैसा फल देंगे? देखिए, सबसे पहले तो दाम्पत्य का सुख तो नहीं है, दाम्पत्य का सुख को ये युति बाधित ही प्रदर्शित करती है, क्योंकि शनि मंगल की युति 7वें भाव में षष्ठेश के साथ में बनी हुई है। अब अनमोल तिवारी तो पुरुष हैं आप, तो शुक्र की स्थिति को एक बार देखना होगा, परंतु फिर भी ये जीवन साथी से सेटिस्फेक्शन में कमी, भले ही जीवन साथी कितना अच्छा हो, आपको सेटिस्फेक्शन उनसे नहीं मिल पाएगा।
जीवन साथी क्रोधी हो, इस बात को प्रदर्शित करता है। दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को शो करता है। यदि आप व्यापार करते हैं और पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो उस पार्टनरशिप की वजह से व्यापार में नुकसान की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये तो गड़बड़ है, अच्छा नहीं माना जाएगा इसको। और शनि कैसा फल देंगे, तो अगर आप सिर्फ सिंगल शनि का फल अगर आप पूछें तो चतुर्थेश और पंचमेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, नीच राशि में नीच भंग बनाते हुए, तो कहीं ना कहीं जीवन का प्रारंभिक दौर जो है वो कष्टप्रद होगा, लेकिन जैसे जैसे करके आपकी उम्र बढ़ेगी बहुत धीरे 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 जीवन में विकास होगा। और नीरसता, उदासीनता जीवन में कुछ हद तक तो बनी ही रहेगी, क्योंकि शनि नीच राशि में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी चूंकि गुरु की दृष्टि भी लग्न पर है, वो आकारक है लेकिन गुरु की दृष्टि लग्न पर है, तो गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि लग्न पर होने के चलते कुछ हद तक जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, एक उम्र के बाद में आप बैलेंस में लगभग आ जाएंगे, परंतु हाँ ये डिप्रेशन की स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, चीजें प्राप्त हो जाती हैं और लगभग एट लास्ट जाकर के आप संतुष्टि को महसूस तो कर ही सकते हैं। ये शनि यहाँ पर बैठ करके आपको करा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये रीना 9663, तो ये रीना जी का प्रश्न हुआ, अष्टम भाव में ग्रह क्यों स्थित है। तो ये क्या प्रश्न है, अष्टम भाव में ग्रह क्यों स्थित है। वो उस समय जब आपका जन्म हुआ तो वो वहां बैठे थे। यदि ग्रह सप्तम भाव का फल देता है, ग्रह अच्छा या बुरा प्रभाव देगा। कुल मिलाकर के जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कॉमा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम कुछ भी नहीं लगाया है, कि इनकी कुंडली में ग्रह अष्टम भाव में बैठा होगा, परंतु चलित कुंडली में वो सप्तम भाव का फल दे रहा होगा। तो ग्रह अच्छा या बुरा प्रभाव देगा, ये निर्भर करता है कि वो ग्रह कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल यदि शनि है, सूर्य है, मंगल है, तो इनको सप्तम भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। सप्तम भाव में चंद्रमा का फल ठीक है, क्योंकि ये अति विशिष्ट कारक होते हैं। वैसे तो सप्तम में किसी भी ग्रह का ना होना ज्यादा बेहतर माना जाता है, इस भाव पर सिर्फ शुभ ग्रह की दृष्टि हो वो अच्छा है। अष्टम भाव में ग्रह स्थित है परंतु फल सप्तम का दे रहा है वो, तो कहीं ना कहीं जो अष्टम भाव में उस ग्रह के होने के चलते परेशानियां आती, उन परेशानियों में कमी को प्रदर्शित कर रहा है। वो कौन सा ग्रह है ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उन कारकत्वों से संबंधित वो कौन सा लग्न है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप मान लीजिए कि धनु लग्न की कुंडली है, लग्नपति अष्टम भाव में जाकर के ही उच्च के होते हैं, परंतु वो सप्तम का फल दे रहे हैं, तो उच्च राशि में बैठे तो हैं परंतु फल सप्तम का दे रहे हैं। तो कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको देखना होगा, समझना होगा कि किस लग्न की चर्चा हो रही है, कौन से ग्रह की चर्चा हो रही है, तो ये है। परंतु वहाँ अष्टम भाव के फल से तो अच्छा ही है कि ग्रह सप्तम भाव का फल दे नॉर्मली। बाकी ये लग्न को देखना होगा और वो ग्रह कौन सा है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसको जानना होगा, फिर हम इस पर और खुल करके या आगे डीपली प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अगला प्रश्न जो है ये ममता देवी जी का है। इन्होंने पूछा है कि सर तुला लग्न है, शुक्र 10th हाउस में है, लग्नेश का दशमांश होना ठीक है, नवमांश भी तुला का है, वहां पे शुक्र 12th में है, मतलब नवमांश में शुक्र नीच के हो गए हैं, और गुरु जी 7वीं दृष्टि शुक्र पे, गुरु की 7वीं दृष्टि शुक्र पर होगी, ठीक है। सर कहते हैं 6, 8, 12 में कोई ग्रह नीच का हो तो नीच भंग राजयोग होता है। नवमांश में बुध और शनि 5th में है, और सन राहु इन 10th एंड 3rd चंद्रमा वर्गोत्तमी हो रहे हैं, तो क्या ये शुक्र मुझे सौभाग्यशाली बनाएंगे या कष्ट प्रदान करेंगे। निसंदेह 12वें भाव में शुक्र व्यक्ति को सौभाग्यशाली बना देते हैं, पहला पॉइंट। निसंदेह जन्म कुंडली के त्रिक भाव में 6, 8, 12, इनफैक्ट तीसरे भाव में भी यदि कोई ग्रह नीच राशि में बैठे तो उसका नीचत्व भंग हो जाता है। कारण क्योंकि ये त्रिक भाव के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, 8वें से 8वां है, बुरे भावों में देखे जाते हैं, और नीच का ग्रह भी बुरा परिणाम देने के लिए बाध्य होता है, तो बुरे भाव में जाके जो बुरे प्रभाव देने वाला ग्रह है उसका नीचत्व भंग हो जाएगा। परंतु देखिए नवमांश कुंडली जो होती है वो आपकी कुंडली की आत्मा होती है। अब आपका लग्न जो है वो वर्गोत्तमी है, लग्न जो आपका है वो वर्गोत्तमी है, तुला लग्न जन्मांक और नवमांश दोनों में बन रहा है। अब लग्न कुंडली के लग्नेश बनते हैं शुक्र, वो नवमांश के भी बनते हैं, तो लग्नेश का नवमांश में नीच का होना तो कमजोर ही शो होगा ना, कमजोरी को प्रदर्शित करेगा। दूसरी चीज, नवमांश कुंडली दाम्पत्य जीवन के सुखों के लिए भी देखी जाती है। शुक्र को दाम्पत्य सुख का कारक कहा गया है, वो वहां जाकर के नीच राशि में बैठे हैं। मैंने कहा था कि शुक्र के बल को देखने के लिए जन्मांक से ज्यादा नवमांश को देखने की आवश्यकता होती है। तो नवमांश में शुक्र का नीच राशि में बैठना कहीं ना कहीं दाम्पत्य के सुखों को कमजोर करेगा। शुक्र से संबंधित जितने भी रिलेशंस होते हैं, जितने भी रिश्ते होते हैं, उसमें कमजोरी आएगी। चूंकि वो लग्नेश हैं आपके, जन्मांक और नवमांश दोनों में वो लग्नेश हैं, और उनका नीच राशि में बैठना कहीं ना कहीं आपको आध्यात्म के पथ पर चलने नहीं देगा, आध्यात्मिक होने नहीं देगा, या आध्यात्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करेगा, बुध इत्यादि को देखना होगा, परंतु लग्नेश क्योंकि करने वाले आप हैं,
तो आपका जो मन है वो केवल और केवल भोग की तरफ ही लगा रहेगा, भोग में आप संलिप्त रहेंगे, आपके मन में केवल भोगात्मक वृत्ति जागृत होगी या सिर्फ लग्जरीज को भोगने की चाहत होगी। लग्जरीज को भोगना बुरा नहीं है, परंतु भोग की अधिकता ही व्यक्ति को रोग की तरफ लेकर के जाती है। तो अगर भोग की अधिकता होगी, क्योंकि शुक्र नीच राशि में बैठे हैं, तो येन केन प्रकारेण सुखों को अर्जित करने के लिए, लग्जरीज को भोगने की तरफ आप भागेंगे, और जब येन केन प्रकारेण वाली बात आएगी तो वो भोग आपको रोग भी दे सकता है। तो सौभाग्यशाली बनाएंगे आप मान लीजिए, परंतु सौभाग्यशाली होने के बाद भी बैंक अकाउंट में पैसा भरा पड़ा हुआ हो परंतु आप खा ना सकें, तो उस पैसे का भी क्या मतलब है। तो सौभाग्यशाली तो बनाएंगे, आप कष्ट प्रदान करेंगे, आप बैलेंस कर लीजिए। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी चाहत क्या है और आपका अंतिम गोल क्या है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और है, ये एनके इंफॉर्मेशन टेक नाम से आईडी है, इन्होंने लिखा है जी प्रणाम आपको, स्कॉर्पियो लग्न है, जुपिटर सेकंड हाउस में, 5th में शनि केतु वक्री है, 9th में वीनस मार्च 10th में है, सन नहीं 9th में वीनस है, मार्च 10th में है, सन 11th में, बुध राहु 12th में है, मून। मैंने सुना है कि सेकंड हाउस के जुपिटर भावनाश करते हैं। क्या मैंने किसी की वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था कि सेकंड हाउस में गुरु हूँ तो पर्सन जो स्टडी करता है उससे रिलेटेड काम उसको नहीं मिल पाता, मीन जॉब में, ऐसा मैंने सुना है। आपका क्या कहना है इस पर? दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों तरीके से ही आपको बता देता हूँ। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में गुरु आपने बताया द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो द्वितीय भाव में गुरु स्वग्रही हो गए। अब द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है और गुरु ही द्वितीय भाव के कारक है, क्योंकि वो धन भाव है, कुटुंब का भाव है। और शनि आपने बताया पंचम भाव में है, तो उनकी दृष्टि पड़ गई। तो द्वितीय भाव आपका, द्वितीय भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का कारक तीनों ही द्वितीय भाव में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के चलते पीड़ित हो गए। अब होगा क्या? कुटुंब का सुख नहीं मिल पाएगा, कुटुंब के सुख में कमी आएगी, ये देर से मिलेगा। धन संचयन में देरी होगी, ये एक चीज है। तो भावनाश तो ये कर ही रहे ना, क्योंकि भाव भावपति भावकारक, धन संचयन में परेशानी ला देंगे शनि यहाँ से दृष्टि डाल करके गुरु पर। तो गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ जाने की वजह से भावनाश की स्थिति तो मानी जाएगी। दूसरा जो आपने लिखा है कि हाँ भावनाश तो होगा, मैंने किसी की वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि सेकंड हाउस में गुरु हो तो पर्सन जो स्टडी करता है उससे रिलेटेड काम उसको नहीं मिल पाता। देखिए ऐसा हर केस में ज़रूरी नहीं होता है। इस दुनिया के 80% सफल लोग वो हैं जिन्होंने अपनी फील्ड को चेंज कर दिया अपनी पढ़ाई के बाद में। उन्होंने अपनी फील्ड को, अपने प्रोफेशन को अपनी पढ़ाई के बाद में चुना। दुनिया के 80% सफल लोग वही हैं। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि जो साइंस की पढ़ाई आप करते हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखती। आपकी बिजनेस की स्ट्रेटजीज क्या है, आपका बिजनेस को लेकर के गोल क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आपने पढ़ी, जो हिस्ट्री आपने पढ़ी है अपने स्कूल में, उसको वो पढ़ना मायने नहीं रखता, उसको आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कितना किया ये मायने रखता है। पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं जाकर के, जो कि थोड़ा सा इस बात को तो शो करते हैं कि शिक्षा से अगेंस्ट, शिक्षा के से अलग होकर के जो आपका है वो काम होना चाहिए। परंतु लग्नेश दशम भाव में बैठे हैं, वृश्चिक लगन में मंगल, तो दशमें अंगार को यश सहजातक कुल नंदनम, और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो करियर का पार्ट तो अच्छा ही है, दशमपति लाभ में आपने बताए हुए हैं, लाभ की स्थिति भी अच्छी है। अब उसके लिए यदि आपको पढ़ाई छोड़नी भी होगी, क्योंकि देखिए पढ़ाई करने के बाद ज़रूरी नहीं है ना कि आपने जिस फील्ड में पढ़ाई करी है उसी में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी ग्रोथ, अच्छा फेम, अच्छा पैसा मिल जाए। तो आप अपनी फील्ड को चेंज करने से कतराएंगे नहीं, क्योंकि मंगल दशम में बैठ के लग्न को देख रहे हैं, तो आपके अंदर हिम्मत होगी वो चीज़। तो ये बात पूर्णतः सत्य तो नहीं है कि द्वितीय भाव में गुरु हूँ तो पर्सन जो स्टडी करता है उससे संबंधित तो उसका प्रोफेशन नहीं होता, क्योंकि ऐसे भी बहुत से चार्ट मेरे पास हैं जिसमें द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं और उन्होंने जिस क्षेत्र की पढ़ाई करी, मेरे साथ के ही कई लोग हैं वो उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, परंतु हाँ ये बात आप मान लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में है, ये चीज़ देखने में भी आती है कि 80% सफल लोग वही हैं इस दुनिया में जिन्होंने अपने करियर को अपनी पढ़ाई के बाद में चुना है और चेंज कर लिया है। तो ये है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न इस कार्यक्रम में आप सभी के सम्मिलित हुए थे और इतने ही प्रश्नों को लेकर के द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 38 में मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए तो अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है और इस चैनल पर आने वाले अन्य कार्यक्रम का आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।